नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में अपने नगरपालिका अधिनियम 2009 पर चर्चा करने वाले हैं। इस अधिनियम में कुल 17 अध्याय हैं। उन्हीं अध्याय को आज के सेशन में अपने कवर करेंगे। उसके बाद में 344 धाराएं हैं, 6 इसमें अनुसूचियां हैं। उनको बारी बारी जो नेक्स्ट क्लास होंगी उनमें अपने उनको कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो ईओ आरओ की भर्ती है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009। कोई भी टॉपिक, कोई भी चीज़ अपने पढ़ते हैं तो उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि को जानना भी जरूरी होता है। तो सबसे पहले अपने बात करें कि अधिनियम एक्चुअल में होता क्या है। वैसे अधिनियम और कानून में थोड़ा फर्क भी है, लेकिन मैं यहाँ पर आपके साथ साझा करूँगा इसकी डेफिनेशन। तो अपने जैसे ये कहें कि केंद्र सरकार में संसद के द्वारा या राज्य में किसी विधान सभा के द्वारा कोई पारित होता है, कोई भी बिल या कोई भी विधेयक पारित होता है तो उसको अधिनियम का दर्जा दिया जाता है। ये अधिनियम भी उसी प्रकार से है जैसा कि मैंने विगत परीक्षाओं की तैयारी के समय में आप लोगों को करवाया था कि जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम है, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है, घरेलू हिंसा अधिनियम है, लेबर एक्ट है। उसी प्रकार से नगरीय स्वशासन हेतु ये अलग से एक कानून तैयार किया गया है जिसको कहा गया है नगर पालिका अधिनियम 2009। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। मैं आप लोगों को बारी बारी सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आज का अपना चैप्टर है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009। सबसे पहले कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो यह अधिनियम कब लागू हुआ था। लागू की बात करें तो इसको आप पक्का याद रखना है। यह अधिनियम 11 सितंबर 2009 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ? 11 सितंबर 2009 को संपूर्ण राजस्थान में इस अधिनियम को लागू किया गया था। एक बात आप याद रखना, ये अधिनियम संपूर्ण राजस्थान में लागू है लेकिन छावनी क्षेत्र को छोड़ करके है। ठीक बात है गुरुजी। अब ये जो अधिनियम है इसमें कुल कितने अध्याय हैं? इस अधिनियम में कुल 17 अध्याय उल्लेखित हैं। और धाराओं की अगर बात करें कि इस अधिनियम में कुल कितनी धाराएं हैं तो इसमें कुल 344 धाराएं हैं और 6 इसमें अनुसूचियां हैं। ठीक है, अनुसूचियां कितनी हैं? 6 हैं। अनुसूचियां 6 दी गई हैं। तो यहां से एक प्रश्न बनने की संभावना है, या तो सीधा पूछेंगे कि नगरपालिका अधिनियम 2009 कब लागू हुआ, तो आपका आंसर क्या होगा? 11 सितंबर 2009 को लागू हुआ था। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 में कुल कितने अध्याय उल्लेखित हैं? तो 17 अध्याय हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में धाराएं कितनी हैं? 344 हैं। और अनुसूचियां कितनी हैं? इसमें कुल 7 अनुसूचियां जो हैं वो उल्लेखित की गई हैं। आगे अगर अपने बात करें तो सबसे पहले मैं बारी बारी आप लोगों को यहाँ पर अध्याय करवाऊंगा कि इन अध्याय में एक्चुअल में दिया हुआ क्या है, क्योंकि कई दफ़ा ये पॉसिबिलिटी बनती है कि यहाँ से प्रश्न पुटअप हो सकता है। जैसे वो ये पूछ लेंगे कि वाणिज्यिक प्रक्रियाओं संबंधित योजनाओं का उल्लेख किस अध्याय में मिलता है। ठीक है, अधिनियम का प्रारंभिक वर्णन किस अध्याय में दिया गया है। इस हिसाब से कई प्रश्न इसमें बनते हैं। नगरपालिका की शक्तियां जो हैं वो किस अध्याय में उल्लेखित हैं, तो इन सभी पर अपने चर्चा करेंगे। आप धैर्य के साथ आराम से पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ से देख लेना, और मेरा पढ़ाया हुआ नहीं समझ में आए तो आप लोगों को तैयारी करनी है। जहाँ से आप लोगों के अच्छा समझ में आता है वहाँ से आप लोगों को अच्छे से तैयारी करनी है। मैं ये नहीं कहता कि मेरी ही क्लास आप देख करके एकदम तैयार कर लो, और कहीं से भी जहाँ आपको अच्छा लगे वहाँ से आप इसकी तैयारी करना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करता हूं अध्याय 1 की। कौन सा गुरुजी? अध्याय 1। कोई भी अधिनियम होता है उसके अध्याय 1 में उसके प्रारंभिक वर्णन होता है, तो इसमें भी प्रारंभिकरण का उल्लेख है। अब ये प्रारंभिकरण क्या होता है, या प्रारंभिक भी उसको बोल देते हैं। देखो, प्रारंभिकरण वैसे तो नाम से इसी हो रहा है कि यहां से कुछ प्रारंभ हुआ है। ठीक है, अध्याय 1 में प्रारंभिकरण में मैं बता दूं क्योंकि इसमें धारा 1 और धारा 2 जो हैं वो अध्याय 1 में ही उल्लेखित हैं। प्रारंभिकरण में इसका संक्षिप्त नाम, यानी ये जो अधिनियम है इसका संक्षिप्त नाम क्या होगा, इसका उल्लेख है। ठीक है, इसका विस्तार कहाँ है? संपूर्ण राजस्थान में है, छावनी छोड़कर, छावनी क्षेत्रों के अलावा, तो इसका उल्लेख है। और ये कब लागू हुआ इसका उल्लेख है। इसको बोलते हैं प्रारंभिकरण। तो अध्याय 1 में नगरपालिका अधिनियम 2009 के प्रारंभिकरण का उल्लेख है, इसको आप याद रखना। और अध्याय 1 में धारा 1 और 2 दोनों उल्लेखित की गई हैं। ठीक बात है गुरुजी। आगे अपने चलें तो अध्याय 2। कौन सा? अध्याय 2।
अब सबसे पहला काम हो गया, कोई काम प्रारंभ हो गया। नंबर 1 पे क्या होता है, कोई किसी काम को प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ नंबर 2 पे कोई काम प्रारंभ हो गया तो किसी चीज़ का गठन करेंगे। तो यहाँ पर अध्याय 2 में है नगर पालिका का गठन। याद रखना ये अच्छी बात है, नगर पालिका का गठन व शक्तियाँ, नहीं सॉरी शासन, गठन व शासन का उल्लेख है। मैं ट्रिक के हिसाब से थोड़ा आप लोगों को बताता चलूंगा साथ में। देखो याद रखना, अध्याय 1 में क्या है, प्रारंभिकरण। प्रारंभिकरण का मतलब गुरुजी क्या हुआ है, संक्षेप, नाम, विस्तार व कब लागू हुआ, इन सभी प्रारंभिक चीजों का उल्लेख जो है वो अध्याय 1 में दिया गया है। अध्याय 2 मोस्ट है क्योंकि इसमें नगर पालिका का गठन व शासन का उल्लेख किसमें है, अध्याय 2 में है। नगर पालिका का गठन कैसे होगा, इसके चुनाव की क्या प्रक्रिया होगी, कौन इसका अध्यक्ष बनेगा, इसकी बैठकें महीने में कब कब होती हैं, ऐसी सारी चीज़ों का उल्लेख जो है वो इसमें मिलता है। और इसमें धारा 3 से लेकर के 50 तक का उल्लेख किया गया है। आगे अगर बात करें तो फिर आता है अध्याय 3। अध्याय 3 में क्या है, पहले प्रारंभिकरण हो गया, फिर नगर पालिका का गठन हो गया, कोई चीज़ का गठन हो जाता है, फिर कार्य संचालन, यानी कि नगर पालिका का कार्य संचालन व नगर पालिका का कार्य संचालन व समिति का गठन, समिति का गठन, इसका उल्लेख किया गया है किसमें, अध्याय 3 में। ठीक है, याद रखना है अध्याय 3 में क्या है, कार्य संचालन व समिति का गठन होगा, ऐसा किसमें उल्लेखित है, अध्याय 3 में। कहीं याद करा गुरुजी, मैंने बता दिया स्वयं पहला काम किया हुआ है किस चीज़ को प्रारंभ करना। कोई चीज़ प्रारंभ हो गई तो उसका क्या करेंगे, गठन करते हैं, उसका एक जोड़ बिठाते हैं, समझ गए। तो धारा 2 अध्याय 2 में क्या है, इसका गठन, नगर पालिका का गठन व शासन का उल्लेख मिलता है। अध्याय 3 में कार्य संचालन व समिति का गठन, इसका उल्लेख किया गया है। अब इसको आपको याद करना है, कोई भी देखो वरिष्ठ अधिकारी है वो अपने अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनको क्या कहेगा, इस कार्य का तुरंत संचालन करो। मैं 3 गिन रहा हूं, 1, 2 और 3, यानी अध्याय 3 में कार्य संचालन है। यानी कि वरिष्ठ अधिकारी कहता है कि मैं 3 ही गिनूंगा, उस समय तक कार्य का संचालन शुरू हो जाना चाहिए, 1, 2 और 3, यानी अध्याय 3 में कार्य संचालन व समिति का गठन है। ठीक है गुरुजी, याद होगा। अध्याय 4, कौन सा, अध्याय 4। अध्याय 4 में क्या उल्लेखित है, नगर पालिका की संपत्ति, नगर पालिका की संपत्ति का उल्लेख मिलता है। ठीक है, नगर पालिका की जो राजकीय संपत्ति है उसका उल्लेख किसमें है, अध्याय 4 में है। ठीक है, अपने इसको कैसे याद करेंगे, छोटी सी ट्रिक तो नहीं बन रही, फिर भी अपने याद करने का कोई तो तरीका आजमाएंगे। संपत्ति, किसी के पास संपत्ति होती है कि तेरी संपत्ति नीलाम हो गई, तो वो क्या कहेगा, अरे यार, तो यहाँ अध्याय 4, संपत्ति नीलाम हो गई, अरे यार, अध्याय 4। तो अध्याय 4 में नगर पालिका की जो संपत्ति है उसका उल्लेख दिया गया है। आपको ज़्यादा डीपली जाना नहीं है क्योंकि नगर पालिका की क्या क्या संपत्ति है, इन सभी चीज़ों का उल्लेख अध्याय 4 के अंतर्गत जो धाराएं दी गई हैं उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। मैं यहाँ पर विस्तृत विवरण इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बेसिकली सीधा ही पूछेंगे कि नगर पालिका की संपत्ति का उल्लेख किस अध्याय में मिलता है, तो अध्याय 4 में। नगर पालिका के कार्य संचालन व समिति के गठन का उल्लेख अध्याय 3 में मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अध्याय 5, कौन सा गुरुजी, अध्याय 5। ठीक है, इसमें है नगर पालिका वित्त व नगर पालिका वित्त और निधि का उल्लेख है। नगर पालिका वित्त एवं निधि का उल्लेख है। इस बात को मैं आप लोगों को थोड़ा समझाऊंगा क्या है। पहले तो समझो, फिर ट्रिक के हिसाब से याद करते हैं। अध्याय 5 में नगर पालिका वित्त एवं विधि का उल्लेख है। नगर पालिका वित्त का मतलब क्या हुआ, वित्त का मतलब होता है धन या जो भी राशि खर्च होगी वो, यानी राज्य सरकार नगर पालिकाओं के लिए जो बजट जारी करेगी, जो भी खर्चा उनको देते हैं, उनका उल्लेख इसमें है। ठीक है, नगर पालिकाओं के तहत जितने भी भवन निर्माण किए गए हैं, सरकारी आवास की बात कर रहा हूँ,
उनके लिए, या फिर इसमें अपने डेफिनेशन पढ़ते हैं तो भूमि की परिभाषा मिलती है और चीज़ों की परिभाषा मिलती है, ऐसी जगह की परिभाषा मिलती है जहाँ पर राजकीय संस्थाएं जो हैं वो लागू की जाएंगी। तो उन सभी के लिए धन खर्च होता है, जो भी बजट लगता है उसका उल्लेख अध्याय 5 में है। ठीक है, अब कैसे याद करेंगे गुरुजी को? देखो वित्त का मतलब यहाँ धन, धन या पैसा। धन या पैसा कैसे पकड़ेंगे कि धन हाथ में आ जाए, हाथ में आ जाए। हाथ में अंगुलियां कितनी हैं? 1 2 3 4 5, 5, यानी अध्याय 5 में क्या है? वित्त या धन का उल्लेख है। नगर पालिका वित्त या निधि का उल्लेख किसमें है? अध्याय 5 में है। ठीक है, याद हो जाएगा। ठीक बात है गुरुजी। एक बार पुनः मैं रिपीट मार दूंगा। अध्याय 6, अध्याय 6 में नगर पालिका लेखा जोखा, नगर पालिका का या नगर पालिका लेखा जोखा, लेखा जोखा भी है। दिख नहीं रहा है क्या? यहां तक, यहां तक तो दिख रहा होगा। नगर पालिका लेखा जोखा है संप्रेक्षा, संप्रेक्षा। ठीक है, इसका उल्लेख किसमें है? अध्याय 6 में। देखो 6 का मतलब क्रिकेट खेलते हैं वो लोग क्या कहते हैं? 6 को छक्का, चौका आया या छक्का आया, तो छक्का यहाँ लेखा जोखा, लेखा जोखा छक्का मिल रहा है ना। तो अध्याय 6 में क्या उल्लेखित है? नगर पालिका का लेखा जोखा। अब ये संप्रेक्षा क्या होती है? संप्रेक्षा, क्योंकि अपने धारा 2 जो है उसमें परिभाषाएं दी गई, वहां पे अपने एक शब्द पढ़ेंगे जिसको कहा जाता है संप्रेक्षक। संप्रेक्षक क्या होता है? वो एक तरह का ऑडिटर होता है, या ऑडिट जिसको अपने बोले, यानी कि नगर पालिका के जो कार्य हैं उसकी देखरेख करने वाला जो होता है। तो यहाँ भी इसका अर्थ संप्रेक्षा का अर्थ होता है जो ऑडिटिंग कर, जो ऑडिट होते हैं या फिर जो मॉनिटरिंग करेंगे इस चीज़ की, उनसे संबंधित है। जो लेखा जोखा रखेंगे पूरे रिकॉर्ड का, भले ही वो जल संबंधित हो, भूमि संबंधित हो या वित्तीय धन संबंधित हो, इन सभी का लेखा जोखा, इसका उल्लेख अध्याय 6 में है। अध्याय 6 लेखा जोखा, छक्का लेखा जोखा। वैसे क्रिकेट के हिसाब से आप लोग सभी क्रिकेट मैच देखते हो, वैसे याद कर लेना। भले ही कैसे करेंगे कि रनों का लेखा जोखा कौन रखता है? क्रिकेट में रनों का लेखा जोखा अंपायर रखता है। तो लेखा जोखा यानी कि क्रिकेट में छक्का होता है, वैसे ही अध्याय 6 में नगर पालिका का लेखा जोखा व संप्रेक्षा का उल्लेख है। आओ एक बार इन बातों को पुनः देखते हैं। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ नगर पालिका अधिनियम 2009। तो ये अधिनियम जो है ये 11 सितंबर 2009 को लागू हुआ था। मैं इधर आ जाता हूँ थोड़ा सा। लागू कब हुआ? 11 सितंबर 2009 को। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में कुल 17 अध्याय हैं। इसको आप विशेष रूप से याद रखोगे। इसमें धाराएं हैं 344 और अनुसूचियां हैं 6। इस पूरे यहाँ तक के चैप्टर में ही एक प्रश्न पक्का आने वाला है। इसमें अध्याय 1 में इसके प्रारंभिक का वर्णन है। प्रारंभिक में मतलब संक्षिप्त, नाम, विस्तार व कब लागू हुआ, इन चीज़ों का उल्लेख अध्याय 1 में दिया गया है। अध्याय 2 में नगर पालिका का गठन व शासन का उल्लेख मिलता है। अध्याय 2 में नगर पालिका का गठन, पहला काम होता है प्रारंभ हो गया, प्रारंभ होने के बाद दूसरा काम यानी अध्याय 2 में नगर पालिका का गठन है। अध्याय 3 में कार्य संचालन समिति का गठन किया गया है। मैंने बताया कि वरिष्ठ अधिकारी होता है, वो नीचे के कर्मचारियों को कहता है कि तुरंत काम शुरू करो। मैं 3 गिनूंगा, 1 2 और 3, यानी अध्याय 3 में कार्य संचालन है। अध्याय 4 में नगर पालिका की संपत्ति, संपत्ति हाथ से निकल गई, अरे यार, अध्याय 4। अध्याय 5 में नगर पालिका वित्त एवं निधि का उल्लेख मिलता है। अध्याय 5 में कोई भी धन होता है, पैसा होता है, उसको अपने कैसे पकड़ते हैं? कहते हैं गांव में नहीं कहते क्या, धन पे हाथ मारता है। हाथ मारता है मतलब 5 है। तो अध्याय 5 में नगर पालिका वित्त एवं निधि का उल्लेख है। अध्याय 6 यानी छक्का, तो लेखा जोखा। ठीक है, हाँ। तो 6 तक आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। अब मैं चलता हूँ अध्याय 7 पर। अध्याय 7 में क्या उल्लेखित है? अध्याय 7 में राजस्व का उल्लेख किया गया है। अध्याय 8 में जो है वो उधार का विवरण मिलता है। ठीक है, अब अपने बात करेंगे अध्याय 7। अध्याय 7 में क्या उल्लेखित है? अध्याय 7 में नगर पालिका राजस्व। अध्याय 7 में नगर पालिका राजस्व का उल्लेख किया गया है। नगर पालिका राजस्व का उल्लेख किसमें है? अध्याय 7 में है। कैसे याद करेंगे उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। मैं पहले लिख देता हूं। इस अधिनियम का अध्याय 8 है, वो ये कहता है कि नगर पालिका
उधार क्या होता है, इस पर भी अपनी चर्चा करेंगे कि उधार क्या होता है। उसके बाद अपने बात करें, ये मोस्ट है भाई, इसको आप याद रखना, अध्याय 9 को पक्का परीक्षा में वहां पर भले ही देख लेना, पूछेंगे, उधर से पूछेंगे। अध्याय 9 में है वाणिज्यिक परियोजनाएं। वाणिज्यिक परियोजनाएं व निजी क्षेत्र में सहभागिता, निजी क्षेत्र में सहभागिता करार, सहभागिता करार, ठीक है। इसका उल्लेख अध्याय 9 में है। क्या होता है ये, इस पर भी अपने चर्चा करेंगे, मैं एक बार लिख देता हूं। उसके बाद में आता है अध्याय 10। अध्याय 10 में क्या उल्लेखित है, आर्थिक एवं विकास योजनाएं हैं। आर्थिक एवं विकास योजनाएं, आर्थिक एवं विकास योजनाएं जो हैं वो किस में उल्लेखित हैं, अध्याय 10 में, ठीक है। अध्याय 11 कैसे याद करना है उस पर भी चर्चा करेंगे, क्या चीज है इस पर भी चर्चा करेंगे। अध्याय 11 जो है वो ये कहता है नगरीय विकास, नगरीय योजनाएं, नगरीय विकास व नगरीय योजनाएं, नगरीय विकास व नगरीय योजनाएं, ठीक है। अध्याय 12, अध्याय 12 मोस्ट है भाई। देखो अध्याय 12 मोस्ट रहेगा और अध्याय 12 कै जो है वो अपने सिलेबस में वैसे नहीं है। अध्याय 12 में है नगरपालिका की शक्तियां, ये इंपॉर्टेंट भी है। नगरपालिका की शक्तियां व अपराध, नगरपालिका की शक्तियां व अपराध का उल्लेख मिलता है किसमें, अध्याय 12 में। और नीचे में दिखेगा नहीं आप लोगों को, मैं बाद में लिखूंगा। पुनः सुनो, नगरपालिका अधिनियम 2009 11 सितंबर 2009 को लागू हुआ था, ठीक है। इस अधिनियम में कुल 17 अध्याय हैं, 344 धाराएं हैं और 6 अनुसूचियों का उल्लेख मिलता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नगरपालिका जो अपने नगरीय स्वशासन है उसको सही रूप से संचालित करना, उसमें न्याय की व्यवस्था, दंड की व्यवस्था करना, उसके नियमों को क्रियान्वयन करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। सबसे पहले अपने अध्याय 1 पढ़ा। अध्याय 1 में प्रारंभिकरण का उल्लेख है। अध्याय 2 में नगरपालिका का गठन व शासन है। अध्याय 3 में कार्य संचालन, ठीक है। अध्याय 4 जो है उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था कि अध्याय 4 जो है उसमें नगरपालिका की संपत्ति का उल्लेख मिलता है। अध्याय 5 में नगरपालिका वित्त व निधि का उल्लेख मिलता है। अध्याय 6 जो है उसमें नगरपालिका 6 में बताया था कि लेखा जोखा व संप्रेक्षा का उल्लेख मिलता है। उसके बाद आता है अध्याय 7, नगरपालिका राजस्व का उल्लेख मिलता है। राजस्व क्या होता है, राजस्व कहें या राजकोष कहें, ठीक है। तो राजकोष यानी नगरपालिका के लिए जितना भी बजट आएगा कि इतना सिस्टम आया है इसके हिसाब से अपने को उस पर्टिकुलर नगर में ये कार्य करवाने हैं, उसके लिए राजस्व है। यानी कि राज्य सरकार नगरपालिकाओं है तो जो भी राशि प्रदान करेगी उसको राजस्व यहाँ पर कहा गया है। अब ये देखो कि कोई भी नगरपालिका का अध्यक्ष है, जैसे मेयर है, उसको ये कहे कि आप लोगों ने ये काम नहीं करवाया, ये काम नहीं करवाया, तो वो क्या कहेगा, मेरे पास राजस्व नहीं है, मेरा सरकार साथ नहीं दे रही है। साथ नहीं दे रही है मतलब अध्याय 7 में है, सरकार राजस्व के लिए साथ नहीं दे रही है, मैं कहां से करवा दूं। मेयर नगरपालिका का अध्यक्ष कहेगा कि मैं कहां से करवा दूं, सरकार मेरा साथ नहीं दे रही है। साथ नहीं दे रही है तो कैसे याद रखेंगे कि अध्याय 7 में क्या है, राजस्व का उल्लेख है, ठीक है गुरुजी। अध्याय 8 में लग गई बाट। 8 में लग गई बाट, कैसे लग गई बाट कि उधार ले जाते हैं ना, इसमें भूमि के क्रय विक्रय या फिर जो भी लोन वगैरह प्रदान किए जाते हैं आदि का उल्लेख मिलता है। तो अध्याय 8 में लग गई बाट यानी कि उधार का उल्लेख है, नगरपालिका से संबंधित उधार जो है उसका उल्लेख अध्याय 8 में दिया गया है। याद हो गया होगा, 7 में साथ नहीं दे रही है सरकार तो अध्याय 7, 8 में लग गई बाट यानी कि उधार। अध्याय 9 में वाणिज्यिक परियोजनाएं हैं तथा निजी क्षेत्र में सहभागिता करार। इस बात को आप समझो, वाणिज्यिक परियोजनाएं तो आप जानते हैं क्योंकि वाणिज्यिक परियोजनाओं के अंतर्गत कई परियोजनाएं आती हैं जिनमें कोई व्यक्ति विशेष मजदूरी के रूप में, किसी अधिकारी के रूप में वैसे लोग काम करते हैं वाणिज्यिक से योजनाओं से संबंधित।
अब इसमें एक बात और है कि निजी क्षेत्र में यानी कि कोई प्राइवेट कार्य कर रहा है उसमें नगरपालिका अपनी सहभागिता देती है या नगरपालिका उनको आवंटित करती है कि नगरपालिका के साथ साझा करके आप लोग ये काम कर लो। कुछ बजट नगरपालिका का होगा, कुछ बजट आप लोगों का होगा। तो ये निजी क्षेत्र में सहभागिता करार करवाने का जो उल्लेख है वो अध्याय 9 में है। अब किसी व्यक्ति को ये कहा जाए नगरपालिका के द्वारा कि हम इस कार्य का संचालन कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से इसमें बजट जो है वो मिक्स करना चाहो तो कर सकते हो, तो व्यक्ति कहेगा भाई नो, मैं नहीं करना चाहता, नो, साफ मना, यस या नो, तो वो क्या कहेगा, नो। तो अध्याय 9 में क्या है, निजी क्षेत्र में सहभागिता करार और वाणिज्यिक परियोजनाएं, इसका उल्लेख इसमें है, अध्याय 9 में है। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों के। अध्याय 10 में आर्थिक एवं विकास योजनाओं का उल्लेख किया गया है। आर्थिक एवं विकास योजनाएं, आर्थिक का मतलब ही धन से संबंधित है। कोई आपसे ये कहे कि आर्थिक और विकास योजनाएं, तो और योजनाएं क्यों नहीं, यानी कि आर्थिक और विकास योजनाएं बस, तो अध्याय कौन सा होगा, 10। आर्थिक और विकास 2 योजनाएं बस, तो अध्याय कौन सा, 10। यानी अध्याय 10 में आर्थिक एवं विकास योजनाओं का उल्लेख जो है वो किया गया है। अध्याय 11 में नगरीय विकास एवं नगरीय योजनाएं जो हैं उनका क्रियान्वयन कैसे होगा, इसका उल्लेख अध्याय 11 में है। नगरीय विकास हो या नगरीय योजनाएं हो, कोई भी विकास का कार्य होता है वो कैसे होता है बच्चों, वो ऐसे होता है, एक एक करके होता है, एक एक करके। पहले एक विकास हो गया, ठीक है, फिर एक विकास और हो गया, एक एक करके होता है, मतलब क्या हो गया, 11। यानी अध्याय 11 में नगरीय विकास एवं नगरीय योजनाओं का उल्लेख है। नहीं याद हुआ, पुनः देखते हैं। नगरीय विकास और नगरीय योजनाओं का उल्लेख अध्याय 11 में है। किसी भी नगर का विकास है, किसी भी गांव के विकास की तो यहाँ चर्चा नहीं हो रही, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। किसी भी गांव का विकास है, किसी भी नगर का विकास है, विकास एक एक करके होता है। इसका मतलब अध्याय 11 में क्या है, नगरीय विकास और नगरीय योजनाओं का उल्लेख किया गया है। अध्याय 12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, पक्का मैं यहाँ लिख के देता हूँ आपको, परीक्षा में 100% ये पूछा जाएगा, क्योंकि इसमें वो बात है, यानी कि ये इस अधिनियम का हृदय है, हृदय। नगर पालिका की शक्तियां और अपराध का उल्लेख किस अध्याय में दिया गया है, तो अध्याय 12 में है। देखो, नगर पालिका के पास कई प्रकार की शक्तियां होती हैं, कौन कौन सी शक्तियां होती हैं वो इनकी धाराओं के अनुसार अपने इनको पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ अपराध की बात हो रही है, दंड की बात हो रही है, तो कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा, उसको दंड मिलेगा तो वो मर जाएगा। तो कितने दिन बैठते हैं, 12 दिन। तो अध्याय 12 में क्या है, नगर पालिका की शक्तियां और अपराध। या फिर कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरे पास इतनी शक्ति है, आप मेरे को मार ही नहीं सकते, मारोगे नहीं तो मेरे 12 दिन कहाँ से होंगे, तो अध्याय 12, ठीक है। तो अध्याय 12 में है नगर पालिका की शक्तियां व अपराध का उल्लेख। पुनः देखो एक बार, मैं पहले भी आप लोगों को अवगत करा चुका हूँ। अध्याय 1 में प्रारंभिकरण है, 2 में नगर पालिकाओं के गठन का उल्लेख है, 3 में कार्य संचालन का गठन है, 4 में नगर पालिका की संपत्ति का उल्लेख है, 5 में नगर पालिका निधि और नगर पालिका वित्त का उल्लेख है, और 6 जो है 6 में नगर पालिका लेखा जोखा और संप्रेक्षा का उल्लेख है, 7 में नगर पालिका राजस्व का उल्लेख है, 8 में नगर पालिका उद्धार का उल्लेख है, 9 जो है इसमें वाणिज्यिक परियोजनाएं और निजी क्षेत्र में सहभागिता करार का उल्लेख है। अध्याय 10 में आर्थिक एवं विकास योजनाएं बस, तो अध्याय कौन सा, 10। 11 में नगरीय विकास नगरीय योजनाओं का उल्लेख है। नगरीय विकास कैसे होता है, एक एक करके होता है, एक एक, तो एक एक क्या हो गए, 11। अध्याय 12 आपको याद रखना, नगर पालिका की शक्तियां और अपराध का उल्लेख इसमें किया गया है। आशा करता हूं आप लोगों के समझ में आया होगा। मैं एक बार मिटा रहा हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बच्चे आजकल स्क्रीनशॉट कम ही लेते हैं, किताबों में विश्वास करते हैं। बाकी मैं आप लोगों को एकदम सरल रूप में ये चीज़ें करवा रहा हूँ। बड़े लेवल पे भी कई लोगों ने अच्छा करवा रखा है, मैं ये नहीं कहता कि करवा नहीं रखा, अच्छे लेवल में करवा रखा है। मैंने कितने करवा दिए थे ये भी नहीं पता मेरे को, तो 12 हो गए थे। हाँ, अध्याय 13, ठीक है। उसके बाद में अपने पढ़ेंगे अध्याय, मैं पूरे ही करवा देता हूँ आपको, 14, अध्याय 15 पहले मैं लिख देता हूँ। उसके बाद में अध्याय 16 और अध्याय 17 अध्याय हैं। 17 में तो प्रकीर्णन आता ही है हर रूप में ही, मैं थोड़ा ब्लैक मार्कर ले लेता हूं। हाँ, अध्याय 13 में अभियोजनवाद आदि का उल्लेख है। अभियोजनवाद आदि का उल्लेख दिया गया है।
किसमें, अध्याय 13 में। कैसे याद करना है, क्या है इसमें, वो अपने उस पर भी अपने चर्चा करेंगे। हाँ, अध्याय 14 जो है इसमें नियंत्रण का उल्लेख है, नगर पालिका नियंत्रण, नगर पालिका नियंत्रण का उल्लेख है। मैं थोड़ा आगे खड़ा होकर ही लिख रहा हूं, एक बार लिख देता हूं। नगर पालिका का नियंत्रण का उल्लेख इसमें किया गया है। इसमें 15 में कर्मचारी वृंद यानी कि स्टाफ का उल्लेख है, स्टाफ का उल्लेख किया गया है। नगर पालिका के नियम 16 में है, नगर पालिका के नियम, नगर पालिका के नियम का उल्लेख अध्याय 16 में है। 17 में तो वही है, प्रकीर्ण आता है सब जगह। अब आप एक बार देख लो इन चीज़ों को। 12 तक मैंने पीछे के सेशन में करवा दिया है। अध्याय 13 जो है अभियोजन, वाद आदि का उल्लेख है। अभियोजन का अर्थ आप लोग जानते हो अच्छे से ही, ठीक है। योजन शब्द से ही अभियोजन बना है, किसी के कहने के अनुसार किसी कार्य को क्रियान्वित करना अभियोजन के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर वाद के हिसाब से इसको याद करेंगे। वाद क्या होता है, वाद होता है परिवाद होता है। वाद किसी के खिलाफ लाया जाता है, ठीक है। जैसे तमिलनाडु सरकार बनाम भारत सरकार, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बनाम तमिलनाडु सरकार, ऐसे वाद आता है ना। यानी सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज कर रही है महाराष्ट्र सरकार, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। वैसे ही वाद किसी के खिलाफ लाया जाता है। तो ऐसा उल्लेखित है कि नगरपालिका का कोई भी कार्य है तो उसके प्रति कोई वाद है तो उसका उल्लेख अध्याय 13 में है, ठीक है। कोई आपको ये अब याद कैसे करेंगे, कोई ये कहे कि मेरे खिलाफ वाद आया है तो वो क्या कहेगा, मेरा वाद क्यों है, तेरा वाद है। तेरा वाद है यानी कि अध्याय 13 में वाद का उल्लेख है। वैसे याद रखना, अभियोजन और वाद आदि का उल्लेख अध्याय 13 में। अध्याय 14 जो है इसमें नगर पालिका नियंत्रण का उल्लेख है। इसको आप समय याद कर लेना इस चीज़ को। नगर पालिका नियंत्रण का उल्लेख अध्याय 14 में मिलता है। अध्याय 15 जो है इसमें कर्मचारी वृंद, आप समझ जाना इस बात को, क्योंकि परीक्षा में ऐसी ही कोई शब्दावली आएगी। इसमें स्टाफ से संबंधित विवरण दिया गया है। यानी नगर पालिका के अंतर्गत निम्न कर्मचारियों से, जो छोटे लेवल के कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों से लेकर के उच्च अधिकारियों तक का उल्लेख जो है, उसका विवरण जो है वो अध्याय 5 में मिलता है, ठीक है। इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। अध्याय 16 नगर पालिका के नियम या विनियम, नगर पालिका के नियम विनियम आदि का उल्लेख जो है वो अध्याय 16 में है, ठीक है। यानी कहने का मतलब जब परीक्षा में प्रश्न आएगा कि नगर पालिका की नियमावली का उल्लेख किस में मिलता है, या नगर पालिका से संबंधित नियम विनियम या नियमावली का उल्लेख किस अध्याय में है, तो अध्याय 16 में, ठीक है। इन क्या याद करा गुरुजी, देखो कोई भी नियम लगाते हैं, जैसे अपने स्कूल के बच्चों को देखें, 8वीं 9वीं क्लास का कोई टाबर है, उन पर नियम लगा दे तो बच्चा क्या कहेगा, तू बड़े नियम लगाते हैं, साले को मैं बताता हूँ। गाड़ी निकालते हैं ना ऐसे, साले को मैं बताता हूँ, बड़े नियम लगाते हैं। साले को मैं बताता हूँ मतलब अध्याय 16 में उल्लेखित है। साले को मैं बताता हूँ अध्याय 16, ठीक, याद करने के लिए बता रहा हूँ बेसिकली, ऐसे आप कोई दिल पे मत लेना बात। अध्याय 17 में क्या है, प्रकीर्णन है। प्रकीर्णन का मतलब होता है इसमें जो भी धाराएं हैं, जो भी अनुसूचियां हैं, जो भी अध्याय हैं, वो किस प्रकार से क्रियान्वित होंगे या उनके उपभाग कौन से हैं, भाग क, भाग ख, ठीक है, उनका उल्लेख इसमें मिलता है। तो ये मैंने आप लोगों को आज की कक्षा में नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रमुख अध्याय हैं, उनकी बेसिक बातें बता दी हैं। यहीं से प्रश्न परीक्षा में पुटअप होगा निश्चित रूप से। यहाँ